ऑलराइट, सो ये है HTML का पहला वीडियो ट्रेलब्लेज़र 1। एंड मैं इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ। देन हम एक एक करके हर एक टॉपिक की डिटेल में जाएंगे। तो मैंने बेसिकली इस वीडियो को 6 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें पहला पार्ट होगा VS कोड का, यानी वो कोड एडिटर जिस पर मैं कोडिंग करने वाला हूँ। तो उसके बारे में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। सेकेंड, एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल जो कि इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एमेट। एंड उससे किस तरह से हमारा काम बहुत फास्ट होते हैं एंड एरर फ्री होते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें बहुत एफिशिएंटली हो जाती है। तो एमेट को हम देखेंगे। थर्ड है HTML, जो कोर HTML है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो सिंटैक्स है, वो सारी चीज़ें मैं भी अभी के लिए मैं थ्योरी इसकी इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो थ्योरी में काफ़ी चीज़ें आएंगी, जैसे इंटरनेट काम कैसे करता है, सर्वर्स क्या होते हैं, कैसे सर्वर्स बनते हैं, ब्राउज़र्स कैसे काम करते हैं बिहाइंड द सीन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, रेंडर इंजन्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड जितने भी एब्स्ट्रैक्शंस को हटा के हमें चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ेगी थ्योरी में, उतनी मैं कवर करूँगा। देन HTML में ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो अभी मैं एक एक करके स्पेल नहीं करूँगा, बट हम एक एक करके सबको कवर करेंगे इसी एक वीडियो में। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, बट यह हो जाएगा। इसके बाद है कि HTML फाइल्स को रन कैसे करा जाए। तो उसके 3 तरीके हैं जो मुझे पता है एटलीस्ट, तो मैं उन तीनों तरीकों को कवर करूँगा। एंड काफ़ी होगा, उससे काम हो सकता है। इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें यूज़ होती है, स्पेशली ये लाइव सर्वर वाला पार्ट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं एटलीस्ट अपने सारे वीडियोस में आगे यही यूज़ करने वाला हूँ। लाइव सर्वर से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद जो कि ChatGPT अब आ ही चुका है, तो GPT का यूज़ करके मैं इन चीज़ों को कैसे एफिशिएंटली सीख सकता हूँ, कैसे इन्हें प्रैक्टिस कर सकता हूँ एंड कैसे मैं अपने स्किल्स को और एनहांस कर सकता हूँ, उन चीज़ों के बारे में भी जान सकता हूँ जो मुझे अभी नहीं पता है। तो ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर करके रखा है, मैं उन प्रॉम्प्ट्स के डिटेल में जाऊँगा। देन जो भी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक्चुअली इसी वीडियो में हम एक पूरे प्रोजेक्ट को उठा के, वो भी एक प्रॉपर डिज़ाइनर वेबसाइट, एक पूरी डिज़ाइनर वेबसाइट ड्रिबल से हम उठा के उसकी डिज़ाइन ब्रेक डाउन करेंगे यानी ये समझेंगे कि उसे कोड कैसे करा जाए। तो वो मैंने प्लान करा है कि हम डिज़ाइन प्लानिंग करेंगे कि आखिर वेबसाइट बनती कैसे, देन उसे हम HTML में कोड भी करेंगे। एंड देन आखिरी में है सेल्फ प्रोजेक्ट, यानी तुम्हारे लिए। तो मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स निकाल कर रख लूँगा एंड उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड तुम अपने प्रैक्टिस के लिए उन्हें ब्रेक डाउन करके उनके HTML कोड्स को लिख के देख सकते हो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये प्लान है इस पूरे वीडियो के लिए। या सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मैं VS कोड से स्टार्ट करता हूँ। तो VS कोड वाले सेक्शन में मैं ये सारा निकाल के रखा हूँ, इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो एक को उठाते हैं पहले। तो टेक्स्ट एडिटर और कोड एडिटर, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो टेक्स्ट एडिटर होता है एडिटिंग करने के प्लेन टेक्स्ट को, यानी नॉर्मल टेक्स्ट जिसमें कुछ ऐसी खास फॉर्मेटिंग नहीं होती, कोई बोल्ड इटैलिक जैसा चीज़ नहीं करना होता, बस मुझे नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है, शायद थोड़ी बहुत उसमें एडिटिंग करनी पड़े। देन मैं उसके लिए टेक्स्ट एडिटर यूज़ करूँगा जैसे कि नोटपैड। लेकिन कोड एडिटर की अगर बात करें, जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट या VS कोड हो गया, तो कोड एडिटर पे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे सिंटैक्स हाईलाइटिंग। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये मार्कडाउन लैंग्वेज पे मैंने ये लिखा है नोट्स को, और मार्कडाउन लैंग्वेज पर अगर मैं लिखता हूँ देन VS कोड मुझे इसे कलर करके देता है। तो ये मेरा हुआ सिंटैक्स हाईलाइटिंग, जैसे ये ब्लू कलर का दिख रहा है, और जैसे ये नंबर्स ये ब्लू के दिख रहे हैं, ये ग्रीन का दिख रहा है, ये सारी सिंटैक्स हाईलाइटिंग है। एंड इसके अलावा जो एमेट है उसके थ्रू मैं ऑटो कम्प्लीशन कर सकता हूँ, जो कि कोड एडिटर्स में होती है, लेकिन टेक्स्ट एडिटर में ये फीचर अवेलेबल नहीं होता क्योंकि इनका यूज़ नहीं होता। तो ये दूसरा डिफरेंस है। तो एक है सिंटैक्स हाईलाइटिंग एंड दूसरा है ऑटो कम्प्लीशन। एंड ऐसे कई सारे अलग अलग सेटिंग्स होते हैं एंड डेवलपर स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कि एक कोड एडिटर में हमें मिलता है, जिससे कि हमारा काम बहुत बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली
काफ़ी एफिशिएंटली होता है एंड काफ़ी आसान हो जाता है। बट टेक्स्ट एडिटर में ये सारे फीचर्स नहीं होते, इसलिए हम कोड एडिटर का यूज़ करते हैं, और इस केस में मैं वी एस कोड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब है ऑटो सेव। तो बेसिकली वी एस कोड में ऑटो सेव कैसे ऑन करना है, क्योंकि बार बार कंट्रोल एस दबा कर सेव करना बहुत कंजट होता है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है कि आप फाइल में चले जाओ और यहाँ पर मिलेगा ऑटो सेव। अगर ये टिक मार्क दिख रहा है यानी ये ऑन है, अगर नहीं है तो इसको दबा देना, ऑटो सेव ऑन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब कुछ चीज़ें जैसे कि wrap टेक्स्ट। सो wrap टेक्स्ट का मैं एग्जांपल देके देखता हूँ। तो पहले हम HTML की फाइल बना लेते हैं। तो फाइल बनाने के लिए मैं इसका नाम दूंगा इंडेक्स डॉट, और जो ये HTML की फाइल है तो इसका फाइल एक्सटेंशन होगा .html। अब किसी भी फाइल को अगर मुझे डिफाइन करना है कि इस लैंग्वेज की फाइल है, तो उस पर मैं उसी तरह का एक्सटेंशन लगाऊंगा। जैसे HTML लैंग्वेज है तो .html, अगर पाइथन की होती तो .py लगाता, अगर ऑडियो फाइल होती तो MP3, अगर वीडियो होती तो MP4, तो वैसे ही। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है जो कि होता है बॉयलर प्लेट। तो एक्सक्लेमेशन लगा के यहाँ पर दिख रहा है एमेट, ये एमेट वाली चीज़ बहुत यूज़फुल है, एंड इसे पूरा बॉयलर प्लेट मुझे एक ही बार में मिल जाएगा, जस्ट एंटर दबाना है मुझे, एंड पूरा कोड आ गया। बट अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, अभी मुझे देखना है wrap टेक्स्ट। सो लेट्स से मैं लिखता हूँ लॉरम इप्सम। सो लॉरम इप्सम होता है प्लेस होल्डर टेक्स्ट, यानी अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है या कॉपी नहीं है जो कि तुम्हें वहाँ लिखनी है, बट तुम चाहते हो कि देखना कि कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट कितना एरिया लेगा, कितना एरिया घेर सकता है, तो उसके एस्टिमेशन के लिए एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट यानी एक ऐसा वैसा लाइक काम चलाओ टाइप का एक टेक्स्ट भरा जाता है, जो कि एक लैटिन पैराग्राफ है जिसे कहते हैं लॉरम इप्सम। तो लॉरम इप्सम के लिए ना जिसमें लिख सकता हूँ कि लॉरम एंड एमेट का यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो एमेट एक टूल है जैसा कि मैंने बताया, जिससे डेवलपमेंट का काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैंने लॉरम लिखा और मैंने लिखा लेट्स से 32, तो इसमें 32 वर्ड्स आ जाएंगे अपने आप। अब जो कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे, यानी ये मेरे स्क्रीन के बाहर जा रहा है। तो इसे अंदर रखने के लिए मैं wrapping का यूज़ करूँगा, तो वही है टेक्स्ट रैप, एंड उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑल्ट जेड से ये सारी चीज़ें एक ही पेज में आ जाएंगी और मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ये होता है wrap टेक्स्ट। नेक्स्ट चीज़ है इंडेंट यानी बेसिकली गैप्स। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, इसे समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मानो डिव टैग बनाया, इसे समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में कवर करूँगा। तो डिव टैग के अंदर मैंने एक और डिव बनाया। अब यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे स्पेस दिख रहा है, ये 4 स्पेसेस हैं, जैसे यहाँ पर 4 स्पेसेस हैं, तो इन स्पेसेस को कहते हैं इंडेंट। अब काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेंट बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट होता है नेस्टिंग का, एंड उस नेस्टिंग में जो मेन डिफाइनिंग एलिमेंट होता है वो होता है ये इंडेंट, ये स्पेसेस। तो जब मैं नेस्टिंग कवर करूँगा तब मैं ये भी बताऊँगा कि इंडेंट क्यों यूज़ होता है एंड इसका एक्चुअल पर्पस क्या है। तो ये था बेसिकली इंडेंट, जो स्पेसेस होते हैं। देन है ये जो ब्लिंकिंग कर्सर दिख रहा है ना मुझे, ये वाला, ये जो सफ़ेद डंडा है खड़ा हुआ, इसको कहते हैं कैरेट, इसका नाम है, इसको कैरेट कहते हैं। तो मुझे खुद भी नहीं पता था, मैं इसे ब्लिंकिंग कर्सर बुलाता था, बट इसका एक नाम है कैरेट, एंड प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है इस वर्ड का, तो जान लेना सही है। देन है फ़ॉन्ट सेटिंग। तो सेटिंग में ऐसे एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो मुझे देखना पड़ेगा खुद भी, बट उस सेटिंग से होता ये है कि अगर मैं कंट्रोल दबाऊँ और अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज होता है, एंड जस्ट मैं सेटिंग्स में आके सर्च करूँगा ना, मुझे मिल जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ की सेटिंग्स है VS कोड में। तो अगर किसी को बहुत छोटा दिख रहा है या बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इस तरह से इस फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज किया जा सकता है। देन आते हैं थीम पैक्स में। तो VS कोड में काफ़ी सारे थीम पैक्स मिलते हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट रखा है क्योंकि मुझे आदत हो गई है, बट मैं यहाँ जा सकता हूँ इस एक्सटेंशंस वाले टैब में, एंड यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मटीरियल थीम। तो यहाँ मुझे मटीरियल थीम मिल गया, एंड मटीरियल थीम को मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ।
तो जैसे मैंने कर दिया, मुझे चाहिए नहीं बट मैं कर सकता हूँ। और इसे थोड़ा टाइम लगेगा बट इंस्टॉल होते ही मेरे पास काफ़ी सारे अलग अलग थीम्स रेडी हो जाएंगी यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली उससे इसका यूआई या इसका लुक वीएस कोड का थोड़ा बेटर दिखता है। तो जैसे मैंने लिया ओशन हाई कॉन्ट्रास्ट, तो अभी ये लुक बदल गया इसका, मेनली इसी के लिए यूज़ होता है, तो अभी मुझे चीज़ें अलग दिख रही है। सो थीम्स इस तरह से सेट करे जा सकते हैं बट मुझे अभी चाहिए नहीं, तो मैं इसे हटा सकता हूँ। मुझे तो चाहिए नहीं तो मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ एंड मुझे डिफ़ॉल्ट में रहना है। या सो ये हुआ थीम पैक्स। देन हो गए एक्सटेंशंस। सो एक्सटेंशंस को मैं भी डिटेल में कवर करूँगा क्योंकि हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, जैसे कि लाइव सर्वर। तो वी एस कोड में ना ये साइड का एक पैन है, यहाँ पर एक सर्च है, देन इसका सोर्स कंट्रोल है, रन एंड डिबग है, और यहाँ पर एक एक्सटेंशंस है। अब तुम्हें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो जैसे भी मटेरियल थीम देखा वैसे ही होता है लाइव सर्वर। आई डोंट नो मेरे में क्यों नहीं दिखा रहा, शायद इसलिए क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बट एक सेकेंड मैं खोज के बता सकता हूँ। तो एक चीज़ है ये लाइव प्रीव्यू, जिसे मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ करूँगा एंड तुम इसका भी यूज़ कर सकते हो। इससे होगा ये कि आधी स्क्रीन में तुम कोड कर सकते हो, आधे स्क्रीन में तुम्हें इसका प्रीव्यू दिखेगा। तो ये भी बहुत सही चीज़ है। बट उससे भी बेटर ये है कि तुम लाइव सर्वर का यूज़ करो, क्योंकि रेस्पॉन्सिवनेस में हमें पूरे ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेस्पॉन्सिवनेस नाम की कोई चीज़ होती है जो कि CSS में आएगा, HTML में नहीं। तो तब मैं इसे कवर करूँगा। बट बेसिकली होता ये कि अगर मैं लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लूँ ना, तो जब मैं HTML फाइल को रन करूँगा तो मुझे बार बार रिफ्रेश दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए लाइव सर्वर काफ़ी यूज़फुल है। तो इसे तुम इंस्टॉल करके रख सकते हो। मैं बाद में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। देन एक शॉर्टकट ये Ctrl+D। तो मान लो मेरे पास 6 पैराग्राफ टैग्स हैं, तो मैंने अगेन यहाँ पे एम8 यूज़ करा, तो एक पैराग्राफ टैग के लिए मैंने P यूज़ करा, फिर मैंने लिखा मल्टीप्लाई इंटू 6, तो मेरे पास 6 टैग्स आ गए। अब मान लो मुझे सारे सेलेक्ट करने, तो अभी मुझे हाईलाइटेड तो दिख रहा है बट ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। बट मैं एक P को सेलेक्ट करके दबा सकता हूँ Ctrl+D, और अगर मैं अभी Ctrl+D दबाऊँ, या मैं ये कर सकता हूँ कि चेंज ऑल अकरेंसेस, तो जितने भी पीस हैं पूरे पेज में सारे पी चेंज हो जाएंगे एक साथ। तो ये एक तरीका है। एंड सेलेक्ट करने का तरीका है Ctrl+D। सो लेट्स से मैंने Ctrl+D करा और कुछ तो हुआ। आई थिंक ये इसने सिर्फ नेक्स्ट वाले को करा है। हाँ, और मैं जितने बार Ctrl+D दबा रहा हूँ ये उतने बार पीस को सेलेक्ट कर रहा है। तो एक बार करने से एक पीस सेलेक्ट होगा एंड बार बार करने से कई सारे पीस एक साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। सो मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सो उसका यूज़ केस था। सो Ctrl+D का ये यूज़ केस था। अब मैं इसे हटा सकता हूँ। सो पॉलिसी तो ये रैप हो गया, लेकिन मुझे अब ये चाहिए नहीं तो मैं इसे हटा सकता हूँ। बाय बाय। देन है नेक्स्ट टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं, मिडिलवेयर मल्टी लाइन कैरेट्स। तो बहुत फैंसी नाम है, कुछ है नहीं। तो जैसे मैंने कुछ लिखा ना यहाँ पे लोरेम करके लिखा मान लो, तो मैं अगर कहीं पे यहाँ ये कैरेट रखता हूँ, यानी ये हाई जो ब्लिंक वाला कर्सर है, और मैं दबाता हूँ स्क्रॉल, अपना स्क्रॉल में एक बटन होता है जो कुछ माउसेस में काम करता है, महंगे वाले में, सस्ते में काम नहीं करता। मैं जिसमें करता है उसमें ट्राई करके देख सकते हो। तो मैंने दबाया बीच का स्क्रॉल और मैंने उसे करा ड्रैग नीचे, तो उससे हुआ ये कि कर्सर लंबा हो गया। तो मैं दोनों लाइंस पे एक साथ यूज़ कर सकता हूँ कर्सर को, और ऐसे मैं चीज़ें लिख सकता हूँ, और दोनों लाइंस में साथ में लिखवाएंगी। तो ये मेनली काम है इसका कि मैं स्क्रॉल और इसे कहते हैं मिडिल माउस। ये जो स्क्रॉल वाला बटन होता है उसे मिडिल माउस कहते हैं।
तो मिडिल माउस को पकड़ा, नीचे ड्रैग करा और मैंने चीज़ों को चेंज करा। इससे मल्टीपल कर्सर्स मिल गए मुझे, मल्टीपल लाइंस में। तो वही चीज़ है, मिडिल माउस मल्टी लाइन, एंड ये ब्लिंकिंग वाले डंडे को कहते हैं कैरेट, तो मिडिल माउस मल्टी लाइन कैरेट्स। हाँ, ये हुआ VS कोड। अब आते हैं एमेट पे। तो एमेट मैंने थोड़े बहुत अभी तो डेमोस दिखाए थे, लॉरम के लिए, पैराग्राफ के लिए भी दिखाया था। तो इसे मैं कोड के टाइम पे कवर करूँगा। मैंने जितना डेमो देना था उतना दे दिया। बाकी भी काफ़ी यूज़ आएगा इसका, बहुत ज़्यादा, बिलीव मी बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। एंड मैं तभी तुम्हें लाइव करके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरह का यूज़ होता है। तो मेनली दो चीज़ें, हाई स्पीड यानी तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, एंड एफिशिएंसी बढ़ते ऑटो सजेशन से। तो लॉरम मैंने लिखा, फिर 30 लिखा, तो अपने आप इसने 30 वर्ड्स वहाँ पे चिपका दिए। तो ऑटो सजेशन है वो, इसलिए एमेट इतना यूज़फुल है। तो लॉरम का एग्जाम्पल लिखा। देन एक चीज़ होती है कॉमेंट, एंड ये कॉमेंट का शॉर्टकट है। वैसे ही और भी शॉर्टकट कीज हैं, एंड टैग बैचिंग करके कुछ होता है, तो इसे मैं इवेंचुअली कवर करूँगा बाद में। तो ये वो एमेट का पार्ट, एंड ये सारी चीज़ें मैं एक्चुअली डेमो में दिखाऊंगा दोबारा से जब हम कोड करेंगे। अब आते हैं मेन पार्ट पे, HTML। तो जो सबसे पहले बोरिंग टॉक्स होते हैं ना थ्योरी वाले कि HTML आखिर होता क्या है, तो पहले मैं वही कवर करता हूँ। तो ये जो HTML चीज़ है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। मैंने कहाँ लिखा था, ये रहा। तो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि क्या, हाइपर टेक्स्ट मतलब तुम हाइपरलिंक्स के थ्रू, हाइपरलिंक यानी एक लिंक है, तुम एक लिंक के थ्रू मल्टीपल फाइल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, एंड उसका एक्टिवेशन होता है एक इवेंट से। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने लिखा लिंक और इस पर मैंने एक टैग यूज़ करा। तो HTML में टैग्स होते हैं, मैंने एक टैग का यूज़ करा जिससे ये वर्ड एक लिंक बन गया। तो अब जब मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा ना वेबसाइट पे, तो इस लिंक से मुझे कोई और नई फाइल देखने को मिल सकती है। मैं कोई नए HTML फाइल पे जा सकता हूँ, मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ, मैं इवन एक इमेज भी देख सकता हूँ। तो एक HTML की फाइल से मैं दूसरे फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ये होता है हाइपरलिंक। एंड इसलिए जो कि ये टेक्स्ट के थ्रू होता है मेनली, यानी लिंक्स हम टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। देन है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज फालतू में बहुत कॉम्प्लेक्स नाम है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जिससे तुम टेक्स्ट को, सिर्फ टेक्स्ट को नहीं बल्कि सिर्फ टेक्स्ट को नहीं बल्कि और भी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। तो टेक्स्ट के अलावा इमेजेस हो सकते हैं, वो वीडियोस हो सकती है, वो टेबल हो सकता है, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन, यानी वो दिखती कैसे है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे अगर ब्राउज़र पे दिखानी है, कोई कंटेंट डालना है, तो वो किस तरह से प्रेजेंट हो, उसका लेआउट कैसा, वो लेफ्ट में कौन सी चीज़ जा रही है, राइट में कौन सा जा रहा है, कौन सा तैर रहा है, कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे,